नमस्कार सभी साथियों को। आज हम अगली जो फर्स्ट यूनिट है उसका अगला चैप्टर है 1.2 उसको लेकर आपके सामने हैं। इसमें टोटल 4 नंबर का पेपर आता है और इस यूनिट में से प्रश्न बहुत कंपलसरी है कि पूछा ही जाएगा। तो 1.2 के अंदर इसमें दो चार चीज़ें हैं। एक तो है अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल और दूसरा है इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो आपके सामने मैंने पूरी यूनिट की हुई है और इसकी पीडीएफ भी है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 140 है 140 में हम देखते हैं कि पीछे 0 है तो 2 का भाग जाएगा। 140 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आया 70। फिर इसके पीछे 0 है तो 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा 35। और फिर 5 का भाग जाएगा 7 और ये लास्ट में आ गया 1। तो इस 140 को हमने क्या लिखा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं 2 2 5 7, ये क्या है सारी अभाज्य संख्याएं। तो इस तरह से हमने 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। दूसरा सवाल है 156। इसमें भी 2 का भाग लगाया 78, फिर 2 का भाग लगाया 39। अब हमें पता है कि पीछे इसके 9 आ गया। हम देखेंगे 9 और 3 को जोड़ के 9 और 3 कितने होते हैं 12। 12 जो होता है वो 3 के पाड़े में आता है, इसलिए इसमें किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा 13। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का भाग लगा तो कितना आया 1 आया। इसी प्रकार से 3825 में हमने देखा पीछे 5। जिन संख्याओं के अंतिम अंक 0 हों या 5 हों तो उसमें हमेशा किसका भाग जाएगा 5 का जाएगा। लेकिन मैंने 3 का लगाया, क्यों लगाया क्योंकि आप अंकों को जोड़ो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। अब 18 जो है 3 के पाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग भी लगेगा। जब हम 3 का भाग देंगे तो 1275 आया। अब यहाँ पीछे 5 है, आप 5 का भी भाग लगा सकते हो इसमें और 3 का भी लगा सकते हो। 3 का क्यों लगाया, जोड़ेंगे 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 3 के पाड़े में आता है, इसलिए 3 का भाग लगाया तो 425 आया। अब हमने देखा 5 का, क्या इसमें 3 का लगा सकते हैं, नहीं। 5 और 2 7 और 4 11 होते हैं, तो 11 3 के पाड़े में नहीं होता, इसलिए हम इसका क्या लगाएंगे 5 का भाग लगाएंगे, क्योंकि पीछे कितना है 5 है। 85 आया, फिर 5 का भाग लगाया 17 आया, 17 में 17 का भाग दिया 1 आया। इस तरीके से 3885 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया, यानी 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा और 17। इसके बाद है 5005, 5 का भाग लगेगा 1001 आया। अब हमने देखा पीछे 0 नहीं है और 5 नहीं है और अंकों का जोड़ भी 3 के पाड़े में नहीं आ रहा, तो ना तो 3 का जाएगा, ना 2 का जाएगा, ना 5 का जाएगा। फिर हमने 7 का चेक किया तो 143, और उसके बाद फिर हमने 11 का भाग लगाया 13 बार गया और 13 एकम 13। इसी तरह से इस क्वेश्चन को किया। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना था। जैसे हम पीछे देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है तो हमारे पास दो संख्याएं हैं। एक संख्या है हमारे पास 26 और एक संख्या है हमारे पास 91। तो 26 में हमने 2 का भाग दिया 13 आया, और 91 में हमने 7 का भाग दिया 13 आया, तो 1। 26 को हम लिख देंगे 2 गुणा 13, 91 को हम लिखेंगे 7 गुणा 13। एचसीएफ महत्तम समावर्तक क्या होता है दो संख्याओं का, कि कॉमन क्या है। जैसे दो और कॉमन का मतलब जो दोनों के अंदर हो या तीनों के अंदर हो, तो कॉमन इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, तो जो दोनों में हो और छोटी घात हो वो हम एचसीएफ लेते हैं। 13 आगे 7 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों में ये कॉमन नहीं है। एचसीएफ एलसीएम में हम कॉमन नहीं देखेंगे, बड़ी से बड़ी घात देखेंगे। 2 भी आएगा, 13 भी आएगा, 7 भी आएगा। देखिए 2 आया, 7 आया और 13 आया। ठीक है, 13 एक बार आ चुका है तो एक बार ही लिखेंगे 7 और फिर 2, इनका गुणा किया 182। फिर है 510 और 92 का, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड किए और 92 के अभाज्य गुणनखंड किए। ये आप कर लोगे, आपको समझ में आ चुका होगा। 510 के अभाज्य गुणनखंड और 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो 510 को क्या लिखा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 को क्या लिखा हमने 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमें एचसीएफ देखना है, तो एचसीएफ देखेंगे। आप देखिए 2 इसमें 2 बार है और 2 इसमें 1 बार है, इसका मतलब ये कॉमन हुआ 2। छोटी घात लेनी है और जो दोनों में हो, तो इसलिए यहाँ एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा। बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। देखो 23 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है।
तो एचसीएफ कितना हुआ 2। एलसीएम में हम बड़ी घात लेंगे, 2 कितनी बार है इसमें 2 बार, इसमें कितनी बार है 1 बार, तो हम क्या ले लेंगे 2 बार हमने क्या ले लिया 2 ले लिया। और फिर क्या लिया यहाँ 3 गुणा 5, ये देखो 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23,460। और एक सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणा जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो आप दो संख्याएं कौन सी थी 510 और 62 में जो रेड कलर में लिखी हुई हैं वो, और एचसीएफ इसका कितना आया है 2 और एलसीएम कितना है 23,440, सॉरी ये 23,460 है ना। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो 46,920 ये बनेगा और 46,920 बनेगा। तो ये 23,400 क्या है यहाँ पर 60 कर लो। इसके बाद है 336 और 54। तो 336 में पहले 2 का भाग लगाया 168 आया, फिर 2 का भाग लगाया 84 आया, फिर 2 का भाग लगाया 42 आया, फिर 2 का भाग लगाया 21 आया, फिर 3 का लगेगा 7 आएगा, 7 एकम 7, फिर 54, 2 का भाग लगाया 27, 3 का भाग लगाया 9, 9 में फिर 3 का लगाया 3 3 1। तो इस तरह से हमने देखा इसमें एचसीएफ कॉमन क्या है छोटी घात 2 कॉमन है, 2 इसमें है इसमें भी है तो 2, और 3 इसमें 1 बार है इसमें 3 बार है, तो अपने को छोटी घात देखनी है। 3 यहाँ घात 3 है और यहाँ 1 है तो 3 1 बार आ गया, 2 3 6। और एलसीएम में बड़ी घात, एलसीएम यहाँ कितनी बार है 1 2 3 4, तो 4 बार 2 है तो 1 2 3 और 4 बार आएगा। फिर 3 कितनी बार है ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3, तो 3 बार है 1 2 3, और फिर 7, तो 3024 इसका क्या हो गया आपका एलसीएम। अब हम 336 और 54 का गुणा करेंगे और 6 और 3024 का गुणा करेंगे, तो ये दोनों गुणा आपस में क्या आएंगे। अब देखिए दो संख्याओं का गुणा एचसीएफ और एलसीएम, तो दो संख्याएं कौन सी है हमारे पास, एक 336 थी और एक 54 थी। तो 336 गुणा 54, एचसीएफ कितना हमारा 6, एलसीएम कितना 3024, दोनों का गुणा किया 18,144, 18,144। ये इस तरीके से हमें सूत्र याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणा जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है बराबर होता है। अब अभाज्य क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। 12 15 21, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड किए, 15 के किए और 21 के किए, आप आसानी से कर लोगे। 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 गुणा 5, 2 गुणा 7। एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ में क्या कॉमन देखते हैं, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। और एलसीएम में क्या बड़ी घात देखें, 2 इसमें 2 बार है, इसमें 3 1 बार है, 5 और 7, तो 2 2 बार आएगा, 5 1 बार आएगा, 7 1 बार आएगा और 3 1 बार आएगा, 420। 17 23 29, 17 23 और 29 तीनों क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एचसीएफ जो होगा कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो अब यहाँ तो जिसका एचसीएफ जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आपको एचसीएफ हमेशा उत्तर कितने में, उत्तर उसका क्या आएगा 1 आएगा। और एलसीएम में 17 लेंगे 23 लेंगे और 29 लेंगे। इसी तरह से 8 9 और 25, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के 3 गुणा 3 और 25 के 5 गुणा 5। अब एचसीएफ देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 इसमें नहीं है इसमें नहीं है, 3 इसमें ऊपर वाले में नहीं है नीचे वाले में नहीं है, 5 इसमें इनमें नहीं है इनमें नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। एलसीएम में हम देखते हैं बड़ी पावर, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आया तो तीनों बार ले लेंगे, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आया तो दोनों बार ले लिया, 5 ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आया तो दोनों बार ले लिया, गुणा किया तो 1800 आ गया। इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 है और एलसीएम इसका हमें ज्ञात करना है। तो हमें सूत्र है हमारे पास दो संख्याओं का गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याएं कौन सी है, एक 306 और एक 657, दोनों का गुणा किया बराबर एचसीएफ कितना है आपके पास 9, तो ये 9 और एलसीएम अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है गणित का नियम है उसको अकेला करना पड़ता है, अकेला करने के लिए 9 को हटाना पड़ेगा, हटाएंगे तो ये इसके क्या चला जाएगा बटा में चला जाएगा। अब हमने इसको काट दिया, जैसे देखिए आप कौन से किससे काटा हमने 3 से काटा, 3 एकम 3 0 और 3 दूना 6 और 3 तिया 9, फिर 3 से काटा 3 तिया 9, कितने बचेंगे 3 चौके 12 34 बच गया। 34 को हमने 657 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो एलसीएम आ गया 22,388। इसके बाद जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसके लिए हमें याद रखना है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी होगा
जब उसके गुणनखंड करने पर उसमें कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आया हो। यानी अगर अंत में 0 चाहिए तो गुणनखंड करने पर हमें उसके गुणनखंडों में 2 गुणा 5 आना चाहिए, तभी उस संख्या के अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए 6 के हमने जब टुकड़े किए यानी अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे पास क्या आए, 2 गुणा 3 आए, और शर्त हमारी थी कि 2 गुणा 5 आना चाहिए था, लेकिन इसमें 2 गुणा 5 नहीं आया, तो इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 एक बार भी नहीं आया, इसलिए 6 की n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। अर्थात 6 की n का कोई मान रखो 1 2 3 4 5 और उसको हल करो तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 6 के गुणनखंड करने पर 2 गुणा 3 आया। अगर 2 गुणा 5 आता तो हम कह सकते थे कि इसके अंत में 0 आ सकता है n के कोई मान रखने पर। फिर व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें फंडामेंटल थ्योरम एक गणित के अंदर हम पढ़ते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती। कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते। जैसे 8 है, 8 भाज्य संख्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 2, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इस तरह से 25 है, भाज्य है, इसको हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो प्रत्येक जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अब 13 गुणा 78 आया, 13 और 78 का जब हम गुणा कर देंगे तो ये भाज्य संख्या है, लेकिन इस 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 13, तो पूरी एक भाज्य संख्या है ये, और उसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये एक भाज्य संख्या थी और इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा। इसमें 13 कॉमन आया, देखो 13 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 13 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 और प्लस 1, तो 7 गुणा 11 77 हो गया, प्लस 1 78। अब 78 एक भाज्य संख्या, इसको भी हमने अभाज्य गुणनखंड करके 2 गुणा 3 गुणा 13 बना लिया। तो पूरी संख्या जो थी भाज्य थी और वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है। इसी तरह से ये 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13 एक भाज्य संख्या, फिर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, तो 5 कॉमन ले लिया, इसमें भी है और इसमें भी है। जब कॉमन लेते हैं तो भाग लगाते हैं हम, तो 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 कॉमन था, तो 5 का भाग दिया, 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, और प्लस में इधर भाग दिया तो ये 1 आ गया। अब ये पूरी संख्या 1008 है, ये प्लस 1009। अब 1009 भाज्य और ये अभाज्य है, तो 1009 को भी हम किसमें बदल सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 और 109 अभाज्य संख्याएं, अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से ये भाज्य संख्या है, हमें ये सिद्ध होता है। 7वां सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरह के सवालों में हमेशा ही हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, एलसीएम। क्यों? क्योंकि हमें वो न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। सोनिया भी इधर चली और रवि भी इधर चला, तो दोनों एक स्थान पर मिलेंगे, वो न्यूनतम दूरी बतानी है कि चक्कर तो वो निकालते रहेंगे, लेकिन वो पहली दूरी कहाँ मिलेंगे, वो न्यूनतम दूरी होगी, क्योंकि उसके बाद तो दूरी बढ़ती जाएगी। तो हम पहली बार जब वो मिलेंगे तो वो न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। जब पहली बार वो हमें मिलेंगे तो वो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमें 12 और 18 का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 का 2 गुणा 2 गुणा 3, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 36। यानी 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो न्यूनतम दूरी ही निकालते हैं हम, और न्यूनतम दूरी निकालते हैं तो हमें हमेशा एलसीएम ही ज्ञात करना है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ पर एलसीएम ज्ञात करना, तो कर चुके हैं हम। 6 के टुकड़े करेंगे, 28 के टुकड़े करेंगे, इस तरह से एचसीएफ 6 × 20 2 आएगा और एलसीएम इसका 60 आएगा। इसी तरह से हम 96 और 404, 6, 72 और 120, अगर हम अभाज्य गुणनखंड हमें आते हैं तो हम इनका एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ एलसीएम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पूरी 1.2 आपके सामने उदाहरण प्लस सवाल है। अगली यूनिट जो है वो आपको 1.3 कल बताएंगे, और आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।